तो एक आदमी अपनी बीवी को मिस करता है, अपने बच्चे को मिस करता है और अपने घर को मिस करता है, और वो नहीं जानता क्या वो कभी वापस घर जा भी पाएगा। रुको रुको रुको, ये क्रिस्टोफर नोलन की आने वाली ओडेसी की स्टोरी नहीं है, ये क्रिस्टोफर नोलन की हर एक फिल्म की स्टोरी है। बताता हूँ कैसे, वीडियो एंड तक देखो, समझ आ जाएगा। मेमेंटो, एक आदमी डेड वाइफ का बदला। इंसेप्शन, एक बाप अपने बच्चों के पास घर वापस जाना चाहता है। इंटरस्टेलर, एक बाप अपनी बेटी के पास वापस जाना चाहता है। द डार्क नाइट, ब्रूस वेन एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में वापस जाना चाहता है। और ओपेनहाइमर, जिसमें एक साइंटिस्ट ये सोचता है कि क्या उसने जो किया वो सही किया या गलत। और अब द ओडेसी, जिसमें एक आदमी जो सिर्फ घर जाना चाहता है। Help me go home. ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये क्रिस्टोफर नोलन का सिग्नेचर है, उसकी फिल्म्स का डीएनए है। और आज मैं इसी डीएनए को डिकोड करूंगा, हर एक फिल्म से क्लूज निकालूंगा और फिर एक बोल्ड प्रेडिक्शन करूंगा कि द ओडेसी का स्क्रीन प्ले कैसा हो सकता है। नोलन ने ओडेसी पहले ही लिख दी थी अपनी हर एक मूवी में चंक्स में, पीस बाय पीस। और अगर प्रूफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, नोलन के जो हीरोज होते हैं वो कभी भी बैडएस नहीं होते, ये सब ब्रोकन मैन होते हैं। मेमेंटो में लियोनार्ड अपनी खुद की मेमोरीज पर भरोसा नहीं कर सकता, वो खुद नहीं जानता कि वो विलन है या हीरो। इनसोम्निया का विल डॉर्मर गिल्ट की वजह से सो ही नहीं सकता। अलास्का की एंडलेस डेलाइट उसकी रेस्टलेस कंसाइंस का मेटाफर बन जाता है। ब्रूस वेन अपने पेरेंट्स की डेथ का ट्रॉमा पूरी डार्क नाइट ट्रिलॉजी में कैरी करता है। बैटमैन कोई सुपर हीरो नहीं, वो एक पीटीएसडी का रिस्पॉन्स है। इंसेप्शन का कॉब अपनी डेड वाइफ के घोस्ट के साथ लिटरली ड्रीम्स में रहता है। इंटरस्टेलर का कूपर जानता है कि जब वो वापस आएगा उसकी बेटी उसे वैसे कभी नहीं मिलेगी जैसी वो छोड़ के गया था। ओपेनहाइमर दुनिया का सबसे लीथल वेपन बनाने के बाद पूरी जिंदगी बस वो यही सोचता रहा क्या उसने जो किया वो सही था। और अब ओडेसियस, एक वॉरियर जिसने 20 साल से अपना घर नहीं देखा, जिसका बेटा उसे जानता तक नहीं है, जिस पर पूरी दुनिया ने हार मान ली है। तो यहाँ पे तुमने कुछ पैटर्न नोटिस किया? और अगर किया तो ये पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। क्योंकि नोलन अपने हीरोज को पहले तोड़ता है, फिर उनको एक इम्पॉसिबल चॉइस देता है और फिर वो ये दिखाता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं। और उसी टूटेपन में हम उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाते हैं। और यही क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज का सबसे पहला सीक्रेट है। अब वो चीज जो नोलन को बाकी सब फिल्म मेकर से अलग बनाती है, समय। रही होगी मुझ में ही कोई बात लाइफ में। दिस इज माय टॉप मोमेंट। नहीं, समय रहना नहीं, समय, टाइम, वक्त। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं तो घर जाकर रोने वाला हूँ, सच बताऊं तो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टाइम ट्रैवल मूवीज बनाता है, मैं ये कह रहा हूँ कि नोलन के लिए टाइम एक इमोशनल वेपन की तरह है। हर फिल्म में टाइम का अलग यूज है। मेमेंटो में स्टोरी बैकवर्ड चलती है, हम एंडिंग उसकी सबसे पहले देखते हैं और बिगिनिंग लास्ट में। और ऐसा क्यों? ताकि हम एज ऑडियंस वही फील करें जो लियोनार्ड फील करता है थ्रू आउट द मूवी, लॉस्ट, डिसओरिएंटेड, ट्रस्टिंग द रॉन्ग पीपल। यहाँ पर टाइम स्ट्रक्चर इज इक्वल टू कैरेक्टर की मेंटल हेल्थ। इंसेप्शन में टाइम लेयर्ड है, 1 मिनट इन द रियल वर्ल्ड इज इक्वल्स टू 1 घंटा इन ड्रीम, और 1 दिन एक डीपर लेवल पे। टाइम एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बन गया है, टाइम स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू स्टोरी बिल्डिंग। फिर डंकर्क में 3 टाइमलाइंस हैं जो एक साथ चलती हैं, 1 घंटे की कहानी, 1 हफ्ते की कहानी और 1 दिन की कहानी। कोई डायलॉग्स नहीं, सिर्फ टाइम का प्रेशर, क्योंकि यही वॉर फील भी करवाता है। केओटिक, कंप्रेस्ड और ओवरलैपिंग। यहाँ पे टाइम स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू सेंसरी एक्सपीरियंस। टेनेट में तो एंट्रोपी ही रिवर्स में चलती है, ऑब्जेक्ट बैकवर्ड्स चलते हैं। टाइम एक लिटरल बैटल फील्ड बन गया है। ओपेनहाइमर में फिर से 3 टाइमलाइंस एक साथ चलती हैं और तीनों को ही अलग कलर ग्रेड से दिखाया गया है। टाइम को एक विजुअल आइडेंटिटी दी गई है। यहाँ पे टाइम स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू मॉरल इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करो। मेमेंटो मेमोरी से टाइम डिसओरिएंटेड है, इंसेप्शन ड्रीम्स से, इंटरस्टेलर ग्रेविटी से, डंकर्क वॉर की अर्जेंसी से, टेनेट एंट्रोपी से और ओपेनहाइमर हिस्ट्री से। तो अब द ओडेसी में ओडेसियस 20 साल बाद घर लौटेगा, 10 साल वॉर के और 10 साल उसके घर वापस आने की जर्नी के। और उसके पीछे घर पे वक्त ऐसे बीता जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसका बेटा जो उस टाइम पे एक इन्फेंट था, आज वो एक ग्रोन अप मैन बन चुका है। उसकी वाइफ फिलोनोफी, जिसकी मेमोरीज लेकर वो भटकता रहा, अब एक अलग ही औरत बन चुकी है। टाइम ने सब कुछ बदल दिया और वो भी बिना उसकी परमिशन के। और नोलन ने भी ये कंफर्म किया है द ओडेसी नॉन लीनियर होगी। उसने स्टीफन कोलबर्ट के शो पे कहा, Well, the story's written in a non-linear way. It's the original kind of non-linear narrative. होमर ने भी ओडेसी लिखी थी स्टोरी के बीच से, और ये नोलन के लिए एक रेडीमेड ब्लूप्रिंट बन गई। ये सिर्फ एक अडेप्टेशन नहीं, एक होम कमिंग होने वाली है, नोलन की अपनी। एक
सवाल है, नोलन ने ओडेसी को ही क्यों चूज किया? ये वही आदमी है जिसने मैजिक पर एक फिल्म बनाई, न्यूक्लियर बॉम्ब पे एक ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाई, ड्रीम्स, ग्रेविटी, एंट्रोपी, इन सब पर काम किया। तो अब 3000 साल पुरानी एक ग्रीक पोम क्यों? लाइक सीरियसली? और इसका जवाब भी खुद उसने उसी शो पर दे दिया था। नोलन ने कहा द ओडिसी में एक चीज थी जो उसे सच में हुक कर गई, एक चीज जो इतनी छोटी है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक $250 मिलियन की फिल्म का रीजन होगी। उन्होंने कहा इट्स अ डॉग स्टोरी। No spoilers, but yes, it is one of the greatest moments in the story. It's really one of the things that hooked me. I'm a new dog owner. I decided to do the Odyssey because it is it's the ultimate dog story. आर्गोस, ओडेसियस का वफादार डॉग, जो 20 साल तक उसका इंतजार करता रहा। जब ओडेसियस घर लौटा, डिस्गाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, सब ने उसे इग्नोर कर दिया, उसे किसी ने नहीं पहचाना। उसकी वाइफ फिलोनोफी और उसका बेटा टेलेमेखस तो उसे जानता तक नहीं है। ना उसके सर्वेंट्स, ना उसके सूटर्स, किसी ने भी उसको नहीं पहचाना। सिर्फ आर्गस ने पहचाना। उसने अपनी टेल हिलाई और अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि वो बस आखिरी बार अपने ओनर को देखना चाहता था, और उसको देखते ही पीसफुली डाइड। नोलन ने कहा I'm a new dog owner. ये एक फिल्म मेकर का पर्सनल कन्फेशन है, एंड आई एम डैम श्योर मूवी में ये एक सीन नहीं, ये पूरी फिल्म का इमोशनल कोर होने वाला है। और यही नोलन हमेशा करता भी है, एक छोटी सी सिंपल ह्यूमन फीलिंग को सेंटर में रख के उसके अराउंड मैसिव वर्ल्ड बिल्डिंग करता है। जैसे इंटरस्टेलर में वो फीलिंग थी बाप और बेटी का रिश्ता, इंसेप्शन में कॉब की डेड वाइफ का गिल्ट, द डार्क नाइट में गॉर्डन और बैटमैन का अनस्पोकन ट्रस्ट, और ओडेसी में एक डॉग का इंतजार। मैं ये क्लेम करता हूँ आर्गोस का सीन फिल्म में द मोस्ट इमोशनल मोमेंट होगा, जिसमें ना तो कोई डायलॉग होगा और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक मोमेंट ऑफ लॉयल्टी और साइलेंस, और लोग डिकेड्स तक ये सीन याद रखेंगे। तो चलो अब थोड़ा सिस्टमैटिकली देखते हैं हर नोलन फिल्म में ऐसे क्या क्लूज छुपे हैं जो उसे ओडेसी से जोड़ते हैं। फॉलोइंग, नोलन की पहली फिल्म में प्रोटैगनिस्ट का कोई नाम ही नहीं था, वो डिस्गाइज्ड है, आइडेंटिटी हिडन है, स्टोरी नॉन लीनियर है, एग्जैक्टली जैसे ओडेसियस जो अपने ही घर में एक बेगर के डिस्गाइज में आएगा। ये नोलन का पहला ड्राफ्ट हो सकता है, एक हिडन आइडेंटिटी स्टोरी का। उसके बाद मेमेंटो, लियोनार्ड अपनी स्टोरी खुद से ही हाइड करता है। होमर में भी ओडेसियस खुद ही अपनी स्टोरी सुनाता है, मतलब वो खुद ही नरेटर है, और नरेटर कभी भी फुल्ली रिलायबल तो नहीं होते। और मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग नोलन शायद ओडेसियस की जर्नी को एक एक्सटेंडेड अनरिलायबल फ्लैशबैक की तरह स्ट्रक्चर करे। मेमोरी सेलेक्टिव होती हैं और ओडेसियस की भी सेलेक्टिव ही होंगी। वो सिर्फ वही बताएगा जो वो बताना चाहता है। इनसोम्निया, गिल्ट के कारण सो नहीं सकता। एंडलेस डेलाइट क्लॉस्ट्रोफोबिया क्रिएट करती है, एग्जैक्टली जैसे ओडेसियस। कैलिप्सो का आइलैंड एक पैराडाइज था, मगर फिर भी ओडेसियस वहां हर रात रोता था अपने घर जाने के लिए। माई प्रेडिक्शन इज सर्सी का आइलैंड, कैलिप्सो का आइलैंड, ये सब पैराडाइज तो दिखेंगे, लेकिन नोलन इन्हें साइकोलॉजिकली सफोकेटिंग बनाएगा। उसके बाद प्रेस्टीज, शायद नोलन की द मोस्ट अंडररेटेड फिल्म, एक मैजिक ट्रिक के 3 एक्ट्स, द प्लेज, द टर्न एंड द प्रेस्टीज। और एक सवाल, विच वन इज द रियल मी? ओडेसियस का भी एग्जैक्टली यही सवाल है कि 20 साल पहले जो आदमी अपना घर छोड़ के गया था, क्या आज वो वही आदमी है? माई प्रेडिक्शन इज द प्लेज होने वाली है ओडेसियस की जर्नी, द टर्न होने वाला है उसका घर वापस आना अनरिकॉग्नाइज्ड, और द प्रेस्टीज उसका खुद को रिवील करना। नोलन इस स्ट्रक्चर को चाहे तो डेलिबरेटली यूज कर सकता है। उसके बाद द डार्क नाइट, जोकर ये प्रूव करना चाहता है जब सब कुछ टूट जाए तो लोग एक दूसरे को खा जाते हैं। एंटोनियस, रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर, यही तो कर रहा है, वो प्रूव करना चाहता है कि ओडेसियस कभी वापस नहीं आएगा। ट्रेलर में ऑलरेडी एक लाइन भी है, एंटोनियस टेलेमेखस से कह रहा है You're pining for a daddy you didn't even know, like some sniveling bastard. ये ब्रूटल है और एग्जैक्टली एक नोलन विलन का वेपन। ट्रुथ को तोड़ के यूज करो। और जरा कास्टिंग भी नोटिस करो, रॉबर्ट पैटिंसन जो टेनेट में नोलन का हीरो था, अब यहाँ पे वो विलन है। मे बी ये डेलिबरेटली किया गया हो, एक फेमिलियर फेस को फ्लिप करना, द रियल जीनियस। उसके बाद इंसेप्शन, कॉब अपने बच्चों के चेहरे मेमोरीज में कंप्लीट नहीं रखता, क्योंकि अगर कंप्लीट हो गई तो वो शायद रियल नहीं लगती। ओडेसियस का भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। फिनोलोफी की मेमोरीज जो वो लेके भटक रहा है, वो एक्यूरेट है या आइडियलाइज्ड? क्या वो सच में घर जाना चाहता भी है, या सिर्फ घर के एक आइडिया के पास जाना चाहता है? मेरी प्रेडिक्शन, मेरे अकॉर्डिंग, ओडेसियस के फ्लैशबैक स्लाइटली डिस्टॉर्टेड होंगे, और जब वो घर पहुंचे रियलिटी उस आइडियलाइज्ड मेमोरी से काफी अलग होगी, और यही उसका रियल इमोशनल टेस्ट भी होगा। सोच के देखो, धुरंधर द रिवेंज के इवेंट्स के बाद जस्सी घर तो जाता है, मगर घर पहुंचने से पहले ही वो ये समझ जाता है कि ना तो अब ये वो घर रहा है जो वो छोड़ के गया था, और ना ही वो खुद वो इंसान रहा है जो उस घर को बिलोंग करता था। इंटरस्टेलर मेरी फेवरेट और शायद ओडेसी का सबसे क्लोजेस्ट टेम्पलेट भी। कूपर, एक बाप अपनी बेटी से टाइम और स्पेस के परे वो प्रॉमिस तो करता है कि आई विल कम बैक, लेकिन 1 घंटा वो एक प्लैनेट पे बिताता है
जिसमें 23 साल अर्थ पे बीत चुके होते हैं, और जब तक वो वापस आता है उसकी बेटी बूढ़ी हो चुकी होती है। वो अपनी बेटी का चाइल्डहुड, उसकी पूरी लाइफ मिस कर चुका है। ओडेसियस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। टेलेमेकस जो एक इन्फेंट था, आज वो एक ग्रोन अप मैन बन चुका है। और मेरे अकॉर्डिंग ओडेसियस और टेलेमेकस की जो पहली कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए बिना किसी डिस्गाइज के, वो इंटरस्टेलर का पीक इमोशनल मोमेंट जैसा फील देगी। मेरे अकॉर्डिंग टेलेमेकस को पूछना चाहिए, आप तो मेरे लिए यहाँ कभी थे ही नहीं, तो आप हैं कौन? और ओडेसियस के पास उसका कोई जवाब ना हो तो सिर्फ गिल्ट। डंकर्क, ऑलमोस्ट नो डायलॉग, प्योर सर्वाइवल। हर एक क्रिएचर एनकाउंटर, कैलिप्सो, सायरन, सिला, ये सब सर्वाइवल टेस्ट्स हैं, एग्जैक्टली डंकर्क की तरह। और मेरे अकॉर्डिंग कैलिप्सो का सीन सीजीआई स्पेक्टिकल नहीं होगा, वो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक इमर्सिव हॉरर होगा। नोलन ने डंकर्क से प्रूव तो किया है, टेरर स्केल से नहीं इमर्जन से आता है। फिर टेनेट, प्रोटैगनिस्ट नेमलेस है, गॉड्स उसे यूज कर रहे हैं जैसे कि चेस पीसेस, एग्जैक्टली लाइक टेनेट में फ्यूचर की फोर्सेस। एथीना, जेंडाया का कैरेक्टर, वही रोल प्ले करेगी जो टेनेट में नील ने किया, एक मिस्टीरियस गाइड जो एंडिंग तो जानती है लेकिन पाथ खुद उसको चूज करने देना चाहती है। फिर ओपेनहाइमर की तरह ओडेसियस ने ट्रोजन हॉर्स का ब्रिलियंट आइडिया दिया, एक ब्रिलियंट माइंड जिसने डिसेप्शन से वॉर खत्म करी, और शायद पूरी जिंदगी यही सोचता रहा कि क्या वॉर में जाने का डिसीजन उसका ठीक था या नहीं, बिल्कुल ओपेनहाइमर की तरह। तो मेरे अकॉर्डिंग ट्रॉय के फ्लैशबैक्स एक मॉरल इन्वेस्टिगेशन की तरह होंगे, हीरो की तरह नहीं बल्कि एक कॉम्प्लिकेटेड मैन की तरह। टू बी ऑनेस्ट, मैं क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन नोलन की एक जेन्युइन वीकनेस है उसकी फीमेल कैरेक्टर्स। इंसेप्शन की मैल सिर्फ कॉब के गिल्ट के लिए एग्जिस्ट करती है। इंटरस्टेलर की डॉक्टर ब्रैंड फिल्म तो उसे कभी सीरियसली लेती ही नहीं है। डंकर्क में कोई फीमेल कैरेक्टर है ही नहीं, लेकिन ओडेसी में नोलन के पास एने हाथे की फिलोनफी है, और फिलोनफी होमर के टेक्स्ट में तो आर्ग्यूबली सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एक क्वीन जिसने 20 साल तक एक क्रम्बलिंग किंगडम को संभाला। वो सूटर्स को इंटेलेक्चुअली मैनिपुलेट करती थी, दिन भर अपना वीविंग करती थी और शाम को उसको अंडू किया करती थी। वो क्रिस्टोफर नोलन की बाकी मूवीज की पैसिव विक्टिम नहीं बल्कि एक एक्टिवली रेजिस्टिंग कैरेक्टर है। अगर नोलन फिलोनफी को फुल्ली यूटिलाइज करे तो ये फिल्म उसकी सिर्फ द बेस्ट फिल्म नहीं बल्कि द मोस्ट कंप्लीट फिल्म भी होगी। तो अब अगर इस सब को समराइज करूं तो फाइनली ओडेसी कैसी हो सकती है? फिल्म इथाका से ओपन होगी, टेलेमेकस के पर्सपेक्टिव से, एक ऐसा घर जो टूट रहा है। एथीना आएगी गाइड करने, फिर हम जंप करेंगे ओडेसियस के पास, कैलिप्सो के आइलैंड पे, जहां वो बैठ के कहीं एक स्ट्रेंजर को अपनी स्टोरी सुना रहा होगा, नॉन लीनियर वे में, एग्जैक्टली नोलन का स्टाइल। हर क्रीचर एनकाउंटर एक अलग सिनेमैटिक टोन में, कैलिप्सो का डंकर्क लेवल क्लॉस्ट्रोफोबिया, साइरेंस का इंसेप्शन लेवल सुररियलिज्म, आर्गोस का सीन फिल्म का इमोशनल पीक बिना किसी डायलॉग के, और एंडिंग वो हैप्पी रियूनियन नहीं होगी, वो ऑनेस्ट होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, जैसे इंटरस्टेलर में कूपर और मर्फ का सीन। क्योंकि नोलन की फिल्म्स कभी भी हैप्पीली एवर आफ्टर पे एंड नहीं होती, वो एक सवाल पे एंड होती है। और यहाँ वो सवाल है, क्या घर वापस जाना काफी है अगर तुम वो इंसान ही नहीं रहे जो तुम हुआ करते थे? नोलन ने अपनी पूरी फिल्मोग्राफी में कुछ स्पेसिफिक चीजें ही एक्सप्लोर करी हैं। एक ब्रोकन इंसान, एक इनकम्प्लीट जर्नी, और एक घर जो सिर्फ मेमोरीज में एग्जिस्ट करता है। जैसे मोमेंटो में वो वापस जा ही नहीं सकता, इंसेप्शन में शायद चला गया हो, हम नहीं जानते, इंटरस्टेलर में गया तो, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और अब द ओडेसी में देखते हैं क्या होता है। 3000 साल पुरानी स्टोरी आज भी रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि हर कोई किसी ना किसी रात इथाका मिस करता है। इथाका उसका घर, और घर का मतलब ये नहीं मकान या एज इन घर, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, जगह हो, पेट हो। तो नोलन ने ओडेसी को चूज नहीं किया, द ओडेसी ने नोलन को चूज किया है। अब बाकी देखते हैं 17 जुलाई को क्या होता है, पता चल ही जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कौन सी नोलन की फिल्म तुम्हारी फेवरेट है और क्यों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे सिनेमैटिक।